अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में खुशामदीद। मैं हूं वहाब हसन। नाज़रीन, 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद दंगा फसाद का खमियाजा तहरीक इंसाफ के लिए अनगिनत मुश्किलात लेकर आया है। अपनी अवामी ताकत के बलबूते पर कानून को रौंदने वालों को अब रियासत की ताकत का सामना है। अवाम और रियासती इदारों को सामने खड़ा करने के मज़मूम अज़ाइम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेने के देने पड़वा दिए हैं और रियासत को ललकारने वालों शरपसंदों के गिर्द कानून की गिरफ्त तंग तर होती जा रही है। वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत पंजाब और रियासती इदारों की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अमल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लाहौर समेत पंजाब भर में जलाओ घेराव करने वाले 3800 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इन अनासर के खिलाफ तेज ट्रायल के लिए फौजी अदालतों को मुतहर्रिक किया जा रहा है। इस मुतालिक गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरपसंदों के हाथों तबाह किए गए कोर कमांडर हाउस या फिर जिना हाउस लाहौर का दौरा किया और वाज़ेह अल्फाज में बावर करवा दिया कि अवाम और रियासती इदारों में फूट डलवाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आर्मी चीफ के मजीद कहना था कि 9 मई सानहे में मुलव्वस मनसूबा साजों उकसाने वालों के खिलाफ कानूनी अमल पाकिस्तानी आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत शुरू हो चुका है। रियासत के अलावा हुकूमती रिट भी भरपूर तरीके से मुतहर्रिक है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में आला सतह के इजलास की सदारत की, जिसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब और दीगर हुक्काम ने 9 मई से मुताल्लिक होने वाली कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने हिदायत देते हुए कहा कि कोई बेगुनाह जेलों में ना हो और कोई गुनाहगार जेल से बाहर ना हो, जबकि सिविल तनसीबात पर हमला करने वालों के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और अस्करी तनसीबात पर हमला करने वालों का ट्रायल फौज अदालतों में होगा। तहरीके तालिबान ने GHQ पर हमला किया था और पाकिस्तानी नुमा दुश्मनों ने GHQ पर हमला किया। पाकिस्तान के लिबादे में दहशतगर्दी की गई। इमरान नियाजी के हुक्म पर उनके जथों ने सिविलियन तनसीबात हैं, उनमें मुलव्वस ऐसे तमाम अफराद को एंटी टेररिस्ट एक्ट में ट्राई किया जाएगा और जो फौजी तनसीबात हैं उनको आइन में दिए हुए कानून के मुताबिक ट्राई किया जाएगा। तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी तो खुद को इन दंगा फसाद से बरी ज़िम्मा करने की कोशिश करती आई है, लेकिन मंजर आम पर आने वाली एक के बाद एक ऑडियोज और वीडियोस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुलव्वस होने के सबूतों का अंबार लगा दिया है। आज भी एक इस ही तरह की इंतहाई शर्मनाक वीडियो सामने आई। इस तरह के तर्ज अमल के बाद रियासत का सब्र क्यों कर जवाब न दे और इन अनासर को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए फौजी अदालतों का हरबा इस्तेमाल करने का मुकम्मल इरादा हो गया है। ताहम इस मुताल्लिक हुकूमती कैंप खुलकर सामने नहीं आ रहा। इन अदालतों के इस्तेमाल को जायज़ करार देने के लिए सिविल अदालतों पर अदम एतमाद का बयानिया बनाया जा रहा है। फौजी अदालतों के इस्तेमाल से मुताल्लिक हुकूमत को इंसानी हुकूक से जुड़े मसाइल और तनकीद का सामना भी करना होगा। इस मुताल्लिक आज ही ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक बयान में हुकूमत पर जोर दिया कि वो इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के एहतराम में तहम्मुल का मुजाहिरा करे और सियासी कारकुनान और पुराने मुजाहिरों की गिरफ्तारियों का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स वॉच की एसोसिएट एशिया डायरेक्टर पेट्रिशिया गॉसमैन ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी हुकाम को हिरासत में लिए गए तमाम अफराद के कानूनी हुकूक का एहतराम भी करना चाहिए। इसके साथ साथ इंसानी हुकूक की इन्हीं तंजीमों के खदशात के जवाब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह यकीन भी दिलाया कि किसी के इंसानी हुकूक सल्ब नहीं होंगे, लेकिन फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के साथ दुश्मनों जैसा सलूक होगा और कई नई फौजी अदालत नहीं बनेगी। जो पहले से मौजूद उन्हीं के तहत ट्रायल्स होंगे। कोई फौजी कोर्स नई नहीं बनाई जा रही। ऑलरेडी इस वक्त जो है कानून मौजूद है और वो पिछले 75 साल में लगातार जो है काम कर रही हैं। उनमें 2 अपीलों का बल्कि 3 अपीलों का हक है, आर्मी चीफ के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। हम खुदा न खास्ता किसी के बुनियादी हकूक नहीं छीन रहे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ में सियासी तोड़ फोड़ का अमल भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब से कुछ देर कबल ही तहरीक इंसाफ कराची को बड़ा धचका लगा है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी ने सियासत छोड़ा ऐलान कर दिया। मैंने सियासत छोड़ दी है और तमाम ओहदों से रिजाइन कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसन अफजल और इमरान खान के वकील शुएब शाहीन साहब ने। आप दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसन अफजल साहब से। राना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बताइएगा, ऑपरेशन हुए
गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वज़ीर आज़म भी वाज़ेह कर चुके हैं कि सिविल तनसीबात पर हमला करने वालों का जो केस है वो सिविल कोर्ट में जाएगा, मिलिट्री तनसीबात पर हमला करने वालों का केस मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा सर, ये आप भी जानते हैं। गिरफ्तारियां हुई हैं 3800 से ज़ायद, 2000 के करीब, 2000 से ज़ायद जो है वो नाम दिए जा चुके हैं। जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें तफरीक कैसे की जाएगी? बहुत से ऐसे भी होंगे जो शक व शुबात की बिना पर गिरफ्तार हुए हैं। सबसे बड़ा सवालिया निशान ये यहाँ पर है कि जिनकी क़यादत में ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं या ये सारा मामला हुआ है 9 मई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में क्यों नहीं लाई गई? नाम सामने है, अमाद अज़हर नियाज़ी साहब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये बड़ी तहकीकात के साथ हुई हैं, एविडेंस बेस्ड हुई हैं। जो सीसीटीवी कैमराज में फुटेजेस हैं उसकी बेसिस पे हुई हैं। फिर जो लोगों के फ़ोन एज एविडेंस जो लिए गए हैं उसके अंदर जो व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेशन है, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो इंफॉर्मेशन शेयर हुई है उसकी बेसिस के ऊपर है। फिर देखें, ये जितनी भी फौजी तनसीबात होती हैं उसकी एरियाज में भी कैमराज लगे होते हैं, तो बहुत सारा डेटा बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है। तो डेफिनेटली इसके अंदर सेपरेशन होगी, फिर विटनेसेस के अकाउंट्स भी होंगे। ये तो जो मामला जिस तरह इंफॉर्मेशन ये एजेंसीज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास आ रही हैं उसके मुताबिक ये फिर कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ रही है। और जिस तरह आपने कहा, जो भी इस मामले में, इसकी अबेटमेंट में, इसकी प्लानिंग में, इसकी एग्जीक्यूशन में, इसकी मॉनिटरिंग के अंदर इन्वॉल्व हुआ, और जिस तरह एविडेंस, अगर हमाद अज़हर साहब का इस तरह का कोई लिंकेज हुआ एविडेंस बेस्ड, जो कि तो जरूर उनको भी लिया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर वजीर आजम साहब का ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि किसी बेगुनाह आदमी को जो है वो बिला वजह इस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहिए। तो जिसके पास, और ये मैं आपको बता दूं कि जो किसी के पास भी अगर ऐसी कोई एविडेंस नहीं है किसी के ऊपर, यानी कि वो चाहे सीसीटीवी हो या उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हो या और चीजें, तो उनको छोड़ा भी जा रहा है। तो जहां गिरफ्तारियां हुई हैं वहां मैं आपको फैसलाबाद से बता सका हूं दर्जनों लोगों को रिहा किया गया है कि उनके ऊपर कोई एविडेंस नहीं थी। तो ये एक मेरिट बेस्ड और एक ये कार्रवाई हो रही है और कोई इसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का आंसर नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं इमरान खान साहब मास्टरमाइंड है, एटीसी कोर्ट में वो ऑलरेडी हैं, उनका केस है, मिलिट्री कोर्ट में भी लेके जाएंगे आप उनको? देखिए, ये अभी फैसला इसके ऊपर कोई नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जरूर ये कहा जा सकता है कि जो एक चीज प्रोपेगेट की गई, मिसाल के तौर पे नौजवान को आपने सिखाया कि रेड लाइन इमरान खान है, कानून नहीं है। एक आदमी को अगर आप एक जो है वो ड्यू प्रोसेस के अंदर गिरफ्तार करें तो फिर आप सिखाएं अवाम को कि उस पर रिएक्ट करना है। फिर जिस तरह ये पढ़ाते रहे मीर जाफर, मीर सादिक, फिर ओवरऑल एक इन्होंने कहा कि मेरे पे मुझे कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन पसे पर्दा उन्हीं से मुलाकात करना चाहते हैं, मैसेंजर भेजते हैं कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो ये सारे और फिर आज भी वो कहते हैं कि मुझे सिलेक्ट किया जाए, उनका जो मौकफ है। तो ये एक सारा प्रोपेगेंडा उन्होंने किया, सोशल मीडिया के थ्रू किया। इसके ऊपर एविडेंस इकट्ठी हो रही है और अगर ये साबित हो जाता है, ये ऐसी एविडेंस आ जाती है कि ये जो फौजी तनसीबात के ऊपर भी उनकी ये प्लानिंग थी। देखें, एक जो मेजर चीज है ना, जो इसके अंदर वाज़ेह है, वो ये है कि बहावलपुर हो, लाहौर हो, पिंडी हो, पेशावर हो, फैसलाबाद हो, एक वक्त के अंदर सेम टाइमिंग है हमला आवर होने की फौजी तनसीबात के ऊपर। और ये एक कोइंसिडेंट नहीं है। बाकी डेफिनेटली एक लीडर ने नफरत के बीज बोए, एक लीडर ने जो है वो भड़काया अवाम को, एक गलत पट्टी पढ़ाई और उसका रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन जो है वो अवामी नहीं था, ये भी क्लियर होना चाहिए। रिएक्शन हुआ, रिएक्शन अवामी नहीं था। 9 मई का सानिया हुआ, फिर आप सबने देखा क्या हुआ। शुएब साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से एटीसी कोर्ट में इमरान खान साहब का केस ऑलरेडी है, मिलिट्री कोर्ट के मामला भी चल रहे हैं, फॉर 9 मई का वाक़या आपके सामने, कनेक्टिविटी कैसे करेंगे? क्या इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में भी लिया जा सकता है, लेकर जाया जा सकता है? इस केस को कनेक्ट कैसे करें? पहली बात तो आप जहन में रखें कि ये पिछले कई महीनों से ये एक साजिश थी पीडीएम की जमातों की कि कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट की जाए कि डायरेक्ट फ़ाइट हो जाए आर्मी और पीटीआई के दरमियान। उसके लिए इन्होंने 3 महीने से एक बयानिया बनाया, जजेस को गालियाँ दी, ब्लैकमेल किया, मेलाइन किया, जजेस के दरवाजे के ऊपर हमले किए, सब कुछ करने के बाद
अब आप ये बताएं कि रेंजर्स किसके कंट्रोल में होती हैं? ज़ाहिर है सेक्रेटरी इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के कंट्रोल में। वहाँ नैब का कोई ऑफिशियल नहीं है। रेंजर्स के ऑफिशियल्स जाते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हमला करते हैं, उसके शीशे तोड़ते हैं, वकीलों को तशद्दुद करते हैं और अमले को पे तशद्दुद करते हैं। शीशे तोड़ने के बाद, तशद्दुद करने के बाद इमरान खान को जिस अंदाज़ और ह्यूमिलेशन के अंदाज़ में उस पर भी तशद्दुद करते हुए गिरफ़्तार करके ले जाते हैं या एबडक्ट करते हैं एक्चुअली, फिर नैब को सहारा बनाया गया उस वारंट ऑफ अरेस्ट का, जो वारंट ऑफ अरेस्ट यक्कुम मई को जारी नहीं हो सकता, उस दिन छुट्टी थी। और फिर जब उनसे पूछा गया, सवाल किया अदालतों ने कि नैब का तो कोई ऑफिशियल गिरफ्तार करने में मौजूद ही नहीं था, तो उन्होंने कहा कि जी हमने 8 तारीख को लिख के भेज दिया था सेक्रेटरी इंटीरियर को कि जनाब आप इसकी गिरफ्तारी कराएं, एग्जीक्यूशन कराएं वारंट ऑफ अरेस्ट की। सेक्रेटरी इंटीरियर जब अदालत में पेश हुआ, उसने कहा जी मेरे पास तो ये लेटर ही नहीं पहुँचा। दिस इज़ ए हार्ड फैक्ट। अब आगे जाते हैं, इनका मकसद ये था कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करा के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की जाए। जो 9 मई की रात को हुआ गलत था। अब उसके अंदर आप कोर कमांडर हाउस में मुझे ये बता दें, 2 बजे से कहते हैं कि जी प्लानिंग शुरू हुई, 4 बजे 5 बजे वहाँ पहुँचे और ये वारदात चलती रही रात के 10 बजे तक। सिर्फ एक सवाल, क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी एक जगह उनको रोकने की कोशिश की? नहीं की। मीनिंग दे आर बाई देवर पार्टी टू इट। ये चाहते थे कि ऐसा कुछ सिचुएशन हो, और उसको जो लीड कर रहा था, पूरा सोशल मीडिया बता रहा है, वो शख्स है जो इस वक्त PMLN का वांटेड वर्कर है। तो अब पंजाब हुकूमत ने कुछ नाम दिए हैं कि ये लोग मुलव्वस हैं, हो सकते हैं, दीगर हैं, नहीं है और भी हैं सर। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है ना कि अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके कारकुनान रहनुमा नहीं थे, बकौल है उनके, तो फिर सबूत पेश कर दें। जो लोग मुलव्वस थे, जिस तरह से गवर्नमेंट ने CCTV फुटेजेस दी हैं, नाम दिए हैं, 2238 गिरफ्तार हुए, इमरान खान साहब भी उनके साथ हैं। जो लोग मुलव्वस हैं, इमरान खान साहब मुहब्बे वतन होने का मुजाहिरा करें और गिरफ्तारी में। क्या इमरान खान की हुब्बुल वतनी पे कोई शख्स शक कर सकता है? नामुमकिनात में से है। क्या पाकिस्तान का कोई वाहिद लीडर है जिसके खिलाफ आज तक पाकिस्तान की तारीख में 75 सालों में 150 मुकदमात दर्ज हुए हों? जब पॉलिटिकल वर्क, अच्छा इमरान खान साहब तो जेल में थे, बिल्कुल, उनको क्या पता कौन पीछे क्या कर रहा है। दूसरी बात, जिस लीडरों की ये बात कर रहे हैं वो तो उनको रोकने की वीडियोज़ में मौजूद हैं, आप उनको कहते हैं कि ये इन्वॉल्व हैं। तीसरी बात, मुझे बताएं शीरी मज़ारी किस दहशतगर्दी में मुलव्वस थी? उसको अदालत ने रिलीफ दिया, जेल से बाहर निकली, वहीं से डाले में उठा कर ले गए। फिर उसकी बेटी को और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया थाना सेक्रेटरिएट में। तीसरी बात, जब दोबारा आपने जिक्र किया ईमान मज़ारी उसकी बेटी है, वकील है हमारी, कि वो अपनी बेगम के लिए लड़ रहे हैं इमरान खान साहब, उनको वाज़ेह तौर पे उन्होंने कह दिया। ये सियासी बयान है ना, बट शीरी मज़ारी तो उनके साथ खड़ी है, कोई खड़ा हो ना खड़ा हो। मुझे ये बता दें, शीरी मज़ारी को तीसरी दफ़ा रिलीज करने का कोर्ट ने ऑर्डर किया। सर ये सुन लेना, ये सियासी बात पर क्यों हो रहा है कराची से? आप देखें ना, इतने आपके सीनियर रहनुमा, अभी रिसेंटली आपके एक रहनुमा ने कहा कि भाई हम मजम्मत की जानी चाहिए। और इसका मतलब ये हुआ कि शदीद प्रेशर है। आप इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लीडर अगर कोई है या पार्टी है, वो तो PTI है। जो सियासी आदमी होगा, प्रेशर किसका हो सकता है? ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर हो सकता है नेचुरली, उसके अलावा कौन हो सकता है जो प्रेशर डालेगा? इमरान खान साहब ने भी कहा है कि 80% चांसेस हैं कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। मिलिट्री कोर्ट में उनका जो केस है वो चल सकता है। आप उनके वकील एक बात देख रहे हैं, इमरान खान साहब के इस बयान को आप कैसा देखते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि मिलिट्री कोर्ट हो नहीं सकती। मिलिट्री कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ ने 97 में की थी, जिसको 98 में महरम अली केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया था कि सिविलियंस का मुकदमा हमारा अपना जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके मुताबिक चलेगा, आर्मी एक्ट नहीं लागू होता। नंबर 2, जब इन्होंने TTP के लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेना था, बात पर जो हमला हुआ उसका केस भी फिर उस पे चलेगा सिविल कोर्ट में। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बंदे पॉलिटिकल वर्कर्स है या सिविलियंस है। फिर GHQ पर हमला हुआ, कोई भी हमला है, देखें कोई भी किसी भी जगह पे कोई हमला करेगा तो वो उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसको प्रोवाइड करता है। वज़ीर आज़म का वाज़ेह बयान, तो वज़ीर आज़म कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है? ठीक है, वज़ीर आज़म की जाने वाली बात तो ज़ाहिर है वो तो उनकी तो साजिश के नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। लेकिन वो वाज़ेह कह रहे हैं ना कि मिलिट्री कोर्ट्स में उनका केस चलेंगे जिन्होंने मिलिट्री। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँ। जब मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई 2015 में, ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पोलिटिकल पार्टीज 21वीं तरमीम हुई, जिसमें आपको याद होगा रज़ा रब्बानी साहब ने रोते हुए वोट दिया था कि जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन मैं वोट दे रहा हूँ, मेरी पार्टी की अमानत है मेरा वोट।
2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन में तरमीम करके 2 साल के लिए बनाई थी, फिर 23वीं तरमीम के ज़रिए मज़ीद 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, 2017 से 2019 तक ये ख़त्म हो गया। ये 4 साल आइन में तरमीम करके इसके अंदर सनसेट क्लास डाली गई थी। सनसेट ये होती है कि जो ऑटोमेटिकली टाइम पूरा होगा बाई ऑपरेशन ऑफ द लॉ वो ख़त्म हो जाएगी। ये सनसेट क्लास जब ख़त्म हो गई, 2/3 मेजॉरिटी के बगैर कोई इस तरह की आईनी तरमीम के बगैर आर्मी एक्ट का इतलाक करना, आर्मी एक्ट के जरिए किसी सिविलियन को ट्राई करना मुमकिन नहीं। कोर्ट में केस चल नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं चल सकता। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि ये साजिश हमने की है, ये इतना बोगस प्रोपोगेंडा है और ये इतनी ये नहीं कि इमरान खान का ये वतीरा रहा है, पीटीआई का ये वतीरा रहा है कि ये अवाम को गुमराह करते हैं और फिर अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। इसी तरह जब मदीना में इन्होंने नारे लगवाए तो इमरान खान ने उसको कंडेम नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह होगा, उन बेचारों को 8-8 साल की सजा हो गई। शहबाज वाला केस तो थोड़ा अलग था ना, उसमें कुछ ऐसी खबरें भी थी कि नून लीग के ही कारकुनान वहां पर मौजूद थे, सारी सूरत-ए-हाल क्रिएट की गई थी उनके अगेंस्ट। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, नहीं मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इन लोगों ने आर्मी मिलिट्री को पूरा टारगेट किया, सोशल मीडिया से ब्रेन वॉश किए बच्चे पीटीआई के। किसने कहा था रेड लाइन इमरान खान है? ये किसने सिखाया था नौजवानों को कि रेड लाइन इमरान खान है? किसने मीर जाफर, मीर साजिद का रट्टा लगाया और किस बेसिस पे लगाया? उसकी बेसिस क्या है? आप कत्ल के इल्जाम लगा रहे हैं फाजे पाकिस्तान के ऊपर कि आपके वो उनके जनरल्स आपको कत्ल करना चाहते हैं, कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, तो अब नफरत के बीज तो आपने बोए, फिर अब आपको उसका फल मिला है तो आप कहते हैं कि ये एक हमने साजिश की है। फिर एक तरफ आपने लोकेशंस दी हुई थी, आईएसआई का दफ्तर फैसलाबाद में छुपा हुआ है, वहां पीटीआई के लोग वहां मुजाहरा करने गए क्यों? तो क्या बनती है कि आप आईएसआई के दफ्तर जाके करें, मॉब्स को लेके जाएं और फिर जब मॉब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो कहे ये तो साजिश है। तो ये तो एक शर्मनाक इनका बयानिया है कि इन्होंने अब भी नहीं सीखा कि आप आज भी इस दिन भी जो है बजाय के माजरत करें, माफी मांगे मुल्क से, आप आज भी जो है वो दूसरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये हुब्बल वतनी की बात की इमरान खान की, तो ये आलमी साजिश का ढंढोरा किसने पीटा? अभी ये जो ऑडियो लीक हुई है उसमें तो वो अमेरिकन कांग्रेसमैन को कह रहे हैं कि आलमी साजिश, वो कहते हैं बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई, वो तो कहते हैं ये पीडीएम ने मेरी हुकूमत गिराई, और यहां 6 महीने आपने झूठ बोला आवाम से। तो ये हुब्बल वतनी में आता है कि आप आवाम को एक झूठा प्रोपेगेंडा करें कि आलमी साजिश हुई, यहां मेरी हुकूमत गिरा दी, उसमें रियासत भी इन्वॉल्व, एजेंसीज भी इन्वॉल्व, पाक आर्मी भी इन्वॉल्व, सारे चुप करके देख रहे हैं तमाशा, और आपकी हुकूमत अमेरिका ने आके गिरा दी। तो ये हुब्बल वतनी में आती है। ये हुब्बल वतनी में आता है कि आईएमएफ को आप खत लिखें कि हमें ये मुआहदा नहीं पूरा करना। तो खुदारा आपको जिस तरह की ये गंदी सियासत ये करते रहे 11-12 महीने में, मैं इनको कभी मैंने फितना नहीं कहा, लेकिन जो ऑडियो साहब आपका इस मुतालिक मौक़िफ़ आ गया, हुकूमती मौक़िफ़ आ गया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा शुएब साहब, इमरान खान साहब मंगल को जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए, नैब में पेश होंगे वो, चूंकि 80% चांसेस हैं। इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि 80% उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, पहले भी गिरफ्तार हुए, अभी क्या सिनेरियो? ये तो उनको ज़्यादा पता होगा, ज़ाहिर है उनके पास कोई 150 से ज़ायद मुकदमात हैं, इसमें नैब में भी पेश होने के लिए कहा गया, उसमें तो ज़मानत है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि नैब में वो इस वक्त तक तो इन्फॉर्मेशन ये है कि वो जाने का उनका इरादा है, और नेक्स्ट जो है वो फिर कोर्ट में भी पेश उन्होंने होना है। उन्होंने कभी देखें वो रोज़ अदालतों में होते हैं, कोई एक केस में नहीं। आप फ़र्ज़ करो 160 केस है या 150 केस है, आप रोज की एवरेज 4 केस 5 केस निकलेंगे ना, अगर छुट्टियों को निकाल भी दें तो जो एक दिन में वो पेश होंगे अदालतों में, वो पेश हो रहे हैं भाई। उनके मध्य मुकाबले एक शख्स, एक साहब ऐसे भी थे के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि एक दिन में इतने मुकदमे लेकिन वो पेश हो सके। अब आप मुझे बता दें, उनके ऊपर इल्जाम है ना कि अदालतों में नहीं जाते भाई, वो इतने मुकदमों में एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बदतरीन मिसाल इससे ज्यादा क्या और होगी। अच्छा, अगर इस बार गिरफ्तार किया जा सके आपके जरिए, एक साहब यहाँ से 4 साल पहले 50 रुपए की अंडरटेकिंग देकर गए थे कि जी मैं लंदन से वापस आ रहा हूँ, और वो राणा साहब से मैं कहूंगा आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो पूरे पाकिस्तान, मुझे भी उनका इंतजार है। ये है कि अदालतें उनसे भी पूछ लें, अगर गिरफ्तार किया इमरान खान साहब को, जिस तरह से वो कह रहे हैं 80% गिरफ्तार हो सकते हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं गिरफ्तारी आसानी से दे देंगे, 9 मई वाला वाक़या दोबारा तो नहीं होगा। उन्होंने खुद कह दिया है, अपने सारे सपोर्टर्स को कह दिया है, उस दिन भी उन्होंने सुबह कह के आए थे
मुझे वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाएं, बिल्कुल मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा। वीडियो पैगाम गाड़ी में जारी किया, अच्छा, क्या वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाया आपको? तो अब तो वीडियो मौजूद है ना। जिस तरह शीशे तोड़ के उनको निकाला गया, जिस तरह तशद्दुद करके स्प्रे किया गया वहां जो लोग मौजूद थे उनकी आंखों में, और उन लोगों को जिस तरह अंदाज में लेकर गए, कम से कम आप वारंट ऑफ अरेस्ट दिखा के आप ले जाएं। अगर वो रेजिस्ट करें उसके बावजूद आप सच्चे, उन्होंने तो किसी जगह नहीं कहा कि मैं नहीं। अच्छा, लास्ट टाइम जो 9 मई को गिरफ्तारी हुई थी वारंट नहीं दिखाया? नहीं दिखाया ना। तो अगर इस बार ओपन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने का स्टेटमेंट दी, जिसको एडमिट किया सबने। उन्होंने कहा जी मुझे जब ले गए वहां नैब के थाने में या जो भी उस जगह है वहां जाकर मुझे चलिए ठीक है। इमरान खान साहब के वकील शुएब शाहीन साहब ने ये कहा है कि अगर वारंट दिखा दिया जाए तो इमरान खान साहब आसान गिरफ्तारी दे देंगे, 9 मई का वाक़या दोबारा नहीं होगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब और वकील इमरान खान साहब शुएब शाहीन साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, लेकिन इसमें प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी के साथ साथ अदालती और कानूनी बहरान भी जन्म ले चुका है। जहां सियासी जमातों में शदीद तफरीक का माहौल है, वहां ये तफरीक कानून और इंसाफ के आला तरीन इदारों में भी सराहियत कर गई है। गुज़श्ता हफ्तों तक हम सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जजेस के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर इखलाकियात की खुलकर अक्कासी भी देख चुके हैं, जबकि अब ये तफरीक और तकसीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक भी पहुँचने की इत्तलात हैं। इस तफरीक की तस्दीक उस वक्त हो गई थी जब 10 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तनाज़ा खड़ा हुआ और सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इमरान खान की मुबैना बेटी छुपाने के केस में एक नामुकम्मल हुक्म जारी किया था, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पहले ही बेंच तहलील कर दिया था। और अब इस ही तकसीम से मुताल्लिक अदालती हल्कों में मुख्तलिफ कयास आराइयाँ भी शुरू हो गई हैं। इस मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 अहम जजेस की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात हुई, जिनको कुछ मुबस्सरीन अदलिया के अंदर बज़ाहिर तकसीम से जोड़ रहे हैं, जबकि दीगर इसे मामूल की मुलाकात समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने जुमे को सुप्रीम कोर्ट का दौरा किया और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा से अलग अलग मुलाकातें की। जराये के मुताबिक ये मुलाकातें 2.5 घंटे तक जारी रहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि ये जज साहिबान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा को हाई कोर्ट की नौ तामीर शुदा इमारत में बदू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। अदालती उमूर पर नजर रखने वाले मुबस्सरीन इस पेशरफ्त को सिर्फ मामूल की दावत नहीं समझते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पहले ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को दावतनामा दिया था, जिन्होंने रमा माह के आखिरी हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली तकरीब में शिरकत के लिए रजामंदी जाहिर की थी। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में रेंजर्स की जानिब से गिरफ्तार किए जाने के चंद घंटे बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अहाता अदालत से गिरफ्तारी को कानून के मुताबिक करार दिया था। ये पेशरफ्त कितनी अहम है और क्या इन मुलाकातों का अदलिया में किसी भी किस्म की तफरीक से कोई कनेक्शन है, तफसीली बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ियों हसन अयूब और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। सबसे पहले मैं रुख करूँगा हसन अयूब साहब की जानिब, कुछ देर बाद अब्दुल क़य्यूम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। हसन अयूब साहब, क्या होने जा रहा है? मामूल की मुलाकातें हैं या फिर कुछ पक रहा है पसे पर्दा? आपके पास क्या इतलात हैं ये जो अचानक से जजेस की मुलाकातें शुरू हो गई हैं? जी बिल्कुल, आप जिस तरह कह रहे हैं कि कुछ पक रहा है, तो यकीनन कुछ पक रहा है। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पक रहा है बल्कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी बहुत कुछ पक रहा है। लेकिन जो ये मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ इन 5 जजेस की, ये रूटीन की और मामूल की मुलाकात है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जो बिल्डिंग बन रही है, और दूसरी मेन वजह जो आपको बताऊं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है हाई कोर्ट के ऊपर, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होता है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होता है, यानी जस्टिस उमर अता बंदियाल। तो उनकी रिटायरमेंट होने जा रही है सितंबर में। तो ये जजेस जो है, ये जाकर जिस तरह जस्टिस जो है बाबर सत्तार हो गए या जस्टिस अरबाब साहब हो गए, तो ये मतलब इनके पहले भी इनका एक वर्किंग रिलेशन रहा है बतौर वकील। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ हो या चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ हो, तो ये मुलाकात इसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिवीजन है
वो तो बहुत वाजे है, वो तो अब जुडिशियल ऑर्डर्स के अंदर है। लेकिन हाई कोर्ट की जो है वो इतनी खुलकर वाजे नहीं है, क्योंकि टेरियन जेड वाइट वाला जो केस है उस केस की हद तक तो बात मानी जा सकती है, लेकिन उसके बाद जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनको कोई ऐसा नोट उनके खिलाफ नहीं लिखा हुआ सामने आया, या कोई ऐसा जो है वो जुडिशियल ऑर्डर ऐसा सामने नहीं है जिस पर उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया हो। अब दूसरी बात अगर करें तो जस्टिस काजी फाइजा के साथ जो मुलाकात है, क्योंकि देखिए सितंबर में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने रिटायर हो जाना है, तो उसके बाद जो सीनियर प्यूनर जज हैं उन्होंने ही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनना है। तो इन जजेस ने वहां पर भी मुलाकात की और जो दावत है उनको वो भी जो है उनको भी दी कि वो भी जो इनॉग्रेशन है उसके अंदर जो है वो शामिल हों। तो खाली जस्टिस काजी फाइजा नहीं बल्कि आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजेस जिस दिन इस बिल्डिंग का इफ्तिताह होगा तो वो उस दिन उस तकरीब में शरीक होंगे। जी अच्छा ठीक है। अब्दुल कयूम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल कयूम साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अब्दुल कयूम साहब बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से हसन अय्यूब साहब कह रहे हैं कि जो मुलाकातें हैं ये मामूल के मुताबिक ही हैं, लेकिन मुबस्सिरीन कुछ कहते हैं कि मामूल के मुताबिक ये मुलाकातें नहीं हैं। सियासी मामला आपके सामने है, गुट्टू सीओ के मामला भी आपके सामने हैं, फिर कुछ केसेस ऐसे हैं जिन पर तनकीद भी हुकूमत की जानिब से बराह रास्त जुडिशरी पर की जा रही है। आप समझते हैं कि मामूल की मुलाकातें हैं जिस तरह से हसन अय्यूब साहब कह रहे हैं, या मामूल के मुताबिक मुलाकातें नहीं हैं? देखिए जहाँ तक जजेस का ताल्लुक है आपस में मुशावरत करने का, तो जो मुझे एम है वो तो ये है कि जज साहिबान जो ज़ेरे समात मुकदमात होते हैं उनके हवाले से जो उनका अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू होता है, वो तो अपने साथी जज साहिबान के साथ भी ऑफ कोर्ट जो है वो डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये जाहिर है कि ये कुछ मामला तो बहरहाल हैं, और वो मामला आप ये देखिए कि इस तरह से कि अगर आपको याद होगा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी का मामला था, और जब जो कुछ उसका कहना है जो उनके साथ हुआ, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उनकी मुकदमे की समाअत थी तो बेंच की सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी कर रहे थे। अच्छा। तो उस दौरान में जब ये मामला सामने आए कि जो भी उनकी तरफ से इल्जाम लगाए गए थे, तो ये कहा गया था कि आपको चाहिए था कि आप अपने पीयर्स जो हैं वो उनके इल्म के अंदर ये बातें लाते, और उन्होंने कहा कि एक दो वाक़यात ऐसे हुए भी और फिर हमने उनको रिफर्स किया, उनका जो है वो इदारे जाती सतह के ऊपर जो है वो उसकी शिकायत लगाई गई थी। तो डेफिनेटली जो 5 जज साहिबान है, अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस वक्त की सूरत हाल देखें तो उसमें चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है। इतलात ये है कि चीफ जस्टिस जो है वो इन्विटेशन पहले दे चुके थे। तो अब जो है वो हमारे सामने एक ये भी बात है, और ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के तौर के ऊपर मौजूद है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर सयानी का नोट जो है वो सामने आया था, जो इमरान खान साहब का नाहली के हवाले से दरख्वास्त थी तहरीर के हवाले से, जिसमें जो कि इख्तलाफ सामने आया कि 2 जज साहिबान ने कहा, बल्कि जस्टिस मोहसिन अख्तर सयानी का तो नोट भी मौजूद है कि जो है वो 2-1 से फैसला जो है वो हमने कर दिया है, लेकिन चीफ जस्टिस का ये कहना है कि उन्होंने तो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया था। तो ये मामला भी हैं और चीफ जस्टिस वहाँ मौजूद नहीं थे। तो पीएस के जो है जुडिशल मामलात हैं उसके हवाले से तो डिस्कशन लाजमी बात है हुई होगी, और जो मैं इस हद तक ही हम कह सकते हैं कि इस तरह के मामला भी शायद मेरे पास। ठीक है। अब मैं जानना चाहूँगा हसन अय्यूब साहब से, एक मामला है, जुडिशल कमीशन एक नया बना है, आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि काजी फायज़ ईसा इसकी सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने हामी भरी है, और क्या ये खुसूसन इमरान खान साहब को टारगेट करने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया गया है? नहीं, ये तो ऑडियो लीक्स के हवाले से बना है, और जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है यकीनन पहले भी जो है वो एक धमाका हुआ था, दहशतगर्दी हुई थी कोयटा के अंदर, तो उस जुडिशल कमीशन की वो सरबराही की थी उन्होंने, उसके हवाले से उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। तो ये जो कमीशन तश्कील दिया है फेडरल गवर्नमेंट ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत 2017 के तहत जो है वो बिल्कुल उन्होंने एक मैंडेट दिया है, जो 3 रुकनी कमीशन कायम हुआ है जिसकी सरबराही जो सीनियर प्यूनर जज हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा वो करेंगे। लेकिन एक खबर आपको बताऊं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा
को एक खत लिखा था अभी हालिया दिनों में चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने, और उसमें उन्होंने उनसे इस्तफसार किया कि छठा हफ्ता आ रहा है मुसलसल, आप जो है वो बेंच के लिए दस्तयाब नहीं है। तो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि जस्टिस काजी फाइसा ने उनको एक लंबा चौड़ा एक खत लिखा है दोबारा उसके जवाब में, जिसमें एक किस्म की उन्होंने वो चार्जशीट किया है चीफ जस्टिस को कि उनकी जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हवाले से, और चीफ जस्टिस के हवाले से उन्होंने जो है वो अपनी रिजर्वेशन जो पहले पिछले खतूत में जो वो बयान की थी उनको भी उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है अपने उस खत के अंदर। तो सब अच्छा नहीं है, यानी हाई कोर्ट की हद तक तो आप कह सकते हैं कि अभी मामला इतना अंडर द कारपेट ही अभी, यानी आप कह रहे हैं कमीशन की सरबराही वो करेंगे, ये जो नया कमीशन बना है वो सरबराही करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल वो करेंगे, वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखें जहां पर क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो जब फेडरल गवर्नमेंट वापस ले रही हो और उस पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को तो उसको फौरन ही डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए था। अच्छा हसन साहब, इस पर सवाल ये निशानी है पीटीआई इसमें पीटीआई के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे इस कमीशन पर? देखें पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो उसका इजहार करे। जस्टिस काजी फाइल ईसा के हवाले से तो पहले ही बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बार जो है उनको टारगेट भी किया, उनके खिलाफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी लेकर आए और एक किस्म की उनकी नौकरी उन्होंने अपनी नीयतन तो खत्म कर दी थी। ये तो मौजूदा हुआ कि जजेस जो हैं वो रिव्यू में स्टैंड लेंगे और फिर जो है 7-3 से जो है वो जस्टिस उमरता बंदयाल जो है उनके पास मिनोरिटी रहेगी और 7 जजेस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की फैमिली के हक में जो है वो फैसला देकर इनको बचा लिया। अदरवाइज तो जस्टिस काजी फाइज ईसा आज शायद सुप्रीम कोर्ट के जज भी ना होते। तो बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वेंडेटा है उनके खिलाफ वो तो बड़ा ओपन है और वो उन्होंने जो है वो उसको उन्होंने अमली तौर के ऊपर भी उनको टारगेट किया है, लेकिन जस्टिस काजी फाइसा ने कभी भी कोई ऐसा तासुर नहीं दिया। उन्होंने अपने मामले के हवाले से यकीनन उन्होंने आवाज बुलंद की थी, लेकिन अच्छा उन्होंने कोई प्रैक्टिकली कोई ऐसी चीज जिससे नुकसान पहुंचा इमरान खान साहब को, ऐसा कोई अमल नहीं किया। अच्छा मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, कोई ये जो बातें हो रही हैं तफरीक की, मुबस्सरीन कहते हैं कि तफरीक है जजेस में, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो कि आप कोर्ट के मामला बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वाकई में कोई तफरीक है जजेस के दरमियान कोर्ट के अंदर, मामला कुछ ख़राब हैं, क्या हैं खबरें अंदर की? हसन साहब सुन सकते हैं आप? जी तफरीक से मुतालिक मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि खबरें हैं जजेस में तफरीक है, इख्तलाफात हैं, इसी वजह से बैकडोर राबते हो रहे हैं, आपके पास क्या खबरें हैं अंदर की? देखिए जी बिल्कुल बैकडोर राब्ते तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यकीनन जो है वो तफरीक तो बहुत ज्यादा है। अभी तो चीफ जस्टिस के बारे में समझा जा रहा था कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के पास 8 उन समेत जो है वो 8 जजेस की अक्सरियत है। अच्छा। लेकिन इस वीकेंड पर यानी इस फ्राइडे की इवनिंग को कुछ ऐसी इत्तलात आई हैं कि उन 8 में से एक जज जो है उनके चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के साथ जो है वो कुछ इख्तलाफात हो चुकी हैं। अच्छा। यानी 7-8 था, वो एक जज के साथ इख्तलाफ उनके हो चुके हैं जो कि वर्बल हैं। 8 जजेस के चीफ जस्टिस के साथ इख्तलाफात हो चुके हैं? नहीं, जो चीफ जस्टिस के हमायत वाले 8 जजेस थे उनमें से एक जज के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के साथ किसी हद तक इख्तलाफ हो चुके हैं। अब वो इख्तलाफ किस नोयत का है और वो इस इख्तलाफ को लेकर वो जज जो है, क्योंकि वो जूनियर जज हैं, वो किस हद तक आगे जा सकते हैं, उनका ताल्लुक सिंध से है, मैं इस हद तक आपको बता सकता हूं। तो ये इस किस्म की इत्तलात आ रही है कि वो ही इज नॉट कंफर्टेबल द वे चीफ जस्टिस इज वर्किंग, उनकी काम के तरीकेकार से या जो उनसे वो चाह रहे हैं कि वो करें, वो जज जो है वो सिंध से वो एलिवेट होकर आए हैं। ही इज नॉट कंफर्टेबल विद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, और आने वाले दिनों में शायद हमें कुछ मजीद जो है वो इख्तलाफ यानी विद इन चीफ जस्टिस। अच्छा हसन साहब ये भी बताइएगा, आपने ट्वीट किया था कि परवेज इलाही साहब जो है वो तहरीक इंसाफ छोड़ सकते हैं, जिस तरह से ताल्लुक के इज़हारात हो रहे हैं दीगर पार्टी रहनुमाओं की जानिब से, वाकई में परवेज इलाही साहब पार्टी छोड़ सकते हैं अनकरीब? देखिए जी परवेज इलाही साहब यकीनन पार्टी छोड़ेंगे, वो यकीनन पार्टी छोड़ेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसका तयन कब होगा कि उन्होंने पार्टी अभी छोड़नी है या 2 माह बाद छोड़नी है या 1 माह बाद छोड़नी है, बस इतना ही टाइम है। उन्होंने पार्टी छोड़नी है, राहें जुदा करनी है, क्योंकि देखिए मामलात इस वक्त अब बहुत ज्यादा उनके लिए जो है संजीदा नोयत के मुकदमात उनके ऊपर बन चुके हैं और बनने जा रहे हैं। और इस टाइम के ऊपर जो कि इमरान खान साहब के हवाले से जो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस या जितने भी हमारे मुल्क के अंदर फोर्सेस हैं जो वो उनकी पार्टी कर बैठी है 9 मई के बाद,
वो उसके बाद उनके साथ चलना उनके लिए नामुमकिन हो चुका है। देखिए सारी जिंदगी आपने उनकी सियासत देखी है चौधरी बरार खान की। क़य्यूम सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज में। सर आपको वेलकम मैं कहूँगा अपने प्रोग्राम में। बताइएगा सर, कमीशन बन चुका है ऑडियो लीक्स पर, बैठेंगे ये सारे और बिलखुसूस क्या इमरान खान साहब को ही टारगेट किया जाएगा या कोई और भी मामलात हैं? देखिए टारगेट किया जाएगा तो इस तरह की तो कोई चीज़ जो है वो उस नोटिफिकेशन के अंदर नहीं है। उस नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर है कि जिस तरह की ऑडियो लीक्स हुई हैं उन ऑडियो लीक्स से जो निज़ाम इंसाफ है उस हवाले से खदशात जो हैं उनको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि इस मामले की तहकीकात की जाए। एग्जैक्टली। तो ये पीटीआई से ज़्यादा मेरा ख्याल में आपका और मेरा मामला ज़्यादा अहम है इस हवाले से, क्योंकि जो हमारा निज़ाम अदल है अगर इसके ऊपर अवाम का एतमाद नहीं होगा और अगर ये तासुर अवाम के अंदर गहरी जड़ पकड़ जाए कि मखसूस वकला के ज़रिए से जज और मुकदमात मैनेज होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे पूरे जुडिशल सिस्टम के लिए एक जहर कातिल है। तो इस तासुर को दूर करने के लिए इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होना लाजमी है। अब ये देखिए कि यही जब ऑडियो लीक्स का मामला आया तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक सेमिनार के सिलसिले में मौजूद थे लाहौर में। उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने मुंह पे उंगली रख ली। इमरान खान साहब की मुख्तलिफ ख़वातीन जो हैं उनके हवाले से, फिर वही अमेरिका साइफ़र और अमेरिका का नाम नहीं लेना, वो मामला भी सामने आए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये मुतालबा था कि इस बात की तहकीकात की जाए, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी जो है वो इवेड होता है कि किस तरह से आप जो है किसी का फ़ोन टैप कर सकते हैं या प्राइवेट गुफ्तगू जो है वो उसको टैप किया जा रहा है। तो उस हवाले से भी ये मामला, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का मामला, राइट टू प्राइवेसी जो है वो मेरा और आपका मामला है, तो इस हवाले से भी अहम है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे ख्याल में एक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल की गई थी। हम ये देखते हैं कि बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो है वो अदालतों के फ़ैसले हैं मौजूद हैं, तो ये भी एक राइट टू प्राइवेसी जो है वो आपका हक है। और अगर ये इजाज़त दे दी जाए लोगों को कि वो आपके घरों के अंदर आके खिड़कियों के ज़रिए से झांकना शुरू कर दें, तो इसको मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कोई ना कहीं कदगन लगानी होगी। इससे पहले भी जो है जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है, बेनज़ीर दौर के अंदर जो है वो जज साहिबान की टेलीफोन कॉल्स जो है वो टेप होती रही। उसके ऊपर जस्टिस सलीम अख्तर ने अपने फैसले में लिखा कि तो सर फिर जहाँ पे बर्खास्तगी का के लिए सिर्फ यही एक काफ़ी है। हाँ। तो ये बात तो मेरा ख्याल है कि और अहम हो जाती है जब ये पूरे निज़ाम इंसाफ के हवाले से है। अब आप देखिए कि चौधरी परवेज़ इलाही की और एक जज साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू की ऑडियो आती है, उसके हवाले से एक क्लैरिफिकेशन ज़रूर आती है, लेकिन फिर चौधरी परवेज़ इलाही की एक वकील के साथ गुफ्तगू आती है और फिर उसके बाद गुलाम मोहम्मद डोगर का केस जो है एक मखसूस बेंच के सामने लगता है। शाह खबर साहब तो उन्होंने कहा कि सिटिंग जज को कैसे कोई बुला सकता है। वो कहते हैं कि 209 के तहत हो सकता है ये सारे मामला, इसके अलावा कार्रवाई हो सकती है, सिटिंग जज को नहीं बुला सकते। देखिए सिटिंग जज को तो नहीं बुला सकते, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये देखिए ना कि जब मुल्क भर की बार काउंसिल्स जो हैं वो एक सिटिंग जज के हवाले से खदशात का इजहार करती हैं, शिकायत कंप्लेंट्स भेजती हैं, तो चीफ जस्टिस की तरफ से जवाब ये आता है कि मैंने उनको बेंच में बिठाकर खामोश पैगाम दिया। अच्छा, तो ये चीज़ें जो हैं ये फिर मामलात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं कि कहाँ एक तरफ जो है वो जैसे काजी फैसा का केस, उसके अंदर भी स्पाइंग की बात की गई थी कि उनकी फैमिली की स्पाइंग होती है, लेकिन जब तक इन इल्ज़ामात को, जैसे कि 2 जज साहबान ने इस पर ख़त भी लिखा चीफ जस्टिस को, बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 2 मेंबर्स जो हैं, कि जनाब अगर ये इल्ज़ामात गलत हैं तो इनको गलत हो, और ताकि जज साहब अपने फ़राइज़ मनसबी एहसन तरीके से अदा कर सकें, और अगर दुरुस्त हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि निज़ाम अदल की रेपुटेशन उसके साथ जुड़ी हुई है। ये किसी एक जज का मामला नहीं, ये पूरी एक निज़ाम अदल के साथ है कि हाँ जिस अदालत के सामने मैं पेश हो रहा हूँ वो तमाम शक व शुबा से बालातर है। तो ये इस हवाले से मेरा ख्याल है कि बहुत अहम मामला है, और इसमें सिटिंग जज को बुलाने की ज़रूरत शायद ना पेश आए, लेकिन
ठीक, हसन अय्यूब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अय्यूब साहब बताइएगा क्या? मैं एक बात करना जी जी। वो अब्दुल कुजीम सिद्दीकी साहब भूल गए हैं शायद बयान करना, वो माजबिन नून साहिबा की भी ऑडियो लीक हुई है, वो भी प्राइवेसी है, वो भी जज की फैमिली है, वो उनकी खुशदामन है, उनकी ऑडियो क्यों कोई लीक कर रहा है, और वो फिर जो है क्या वो असली है कि वाकई माजबिन नून साहिबा हैं जो ख्वाजा तारिक रहीम की आलिया से बात कर रही हैं, और क्या वाकई वो इमरान खान की इतनी सपोर्टर हैं? ये चीजें भी जो है वो इस इंक्वायरी कमीशन जो है, तो सिर्फ राय देगा ना, पिटीशन होनी चाहिए ना, कमीशन तो सिर्फ अपनी राय दे सकता है। वो अपनी रिकमेंडेशन जरूर देगा, तो उसकी रिकमेंडेशन जब आती हैं, सॉरी सिद्दीकी साहब कुछ बात कर रहे थे? नहीं आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, कमीशन के हवाले से जो है वो सिर्फ राय नहीं दे सकता है। ये अब वो वाला कमीशन नहीं है जो 1956 रिकमेंडेशन के था। ये 2017 का कमीशन है जिसके TORs के अंदर और जिसके अंदर पावर्स हैं कि वो कमीशन जिम्मेदारी फिक्स करके रेलेवेंट इदारे को वो भिजवा सकता है आगे फर्दर लीगल कार्रवाई के लिए। तो 209 के तहत जाएगा ना अगर भिजवा सकता है। देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि वो मिसकॉन्डक्ट का मामला जो है वो तो जाहिर है 209 के तहत ही आएगा। पहले से एक पड़ा हुआ है मामला एक पर्टिकुलर जज साहब के हवाले से, जस्टिस मुजाहिद नकवी के हवाले से, और फिर उसके बाद भी और भी बहुत सारे चीफ जस्टिस के हवाले से भी आ गया, जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से भी आ गया, जस्टिस जाजुल के हवाले से भी आया। कम से कम हमें पता तो लगेगा कि ऑडियो कौन टेप कर रहा है, कौन भिजवा रहा है, और अगर ये दुरुस्त हैं तो फिर उसके बाद बहुत सारे फैसले भी हैं जो मौजूद हैं इस वक्त। ठीक है, अब देखें ना, गुलाम मोहम्मद डोगर वाला जो मामला है, ट्रांसफर का केस है, उस ट्रांसफर के केस के अंदर अचानक इलेक्शन कमीशन को बुलवाया जाता है, और फिर उसके बाद आज खुद नोटिस होता है, 9 मेंबर बेंच बनता है, और फिर जब ये ट्रांसफर वाला मामला चीफ जस्टिस के बेंच में जाता है तो वहाँ आबिद जुबैरी साहब ये दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। ठीक है सर, ठीक है सर। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें 209 के तहत ये केस चलेगा, पिटीशन, ठीक है। ये तहरीक इंसाफ का नहीं, अदालत इंसाफ का मामला, अदालत इंसाफ का मामला है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, सीनियर सहाफ़ी हसन अय्यूब साहब, सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अगले सेगमेंट की जानिब जाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में खुशामदीद। सफारती महाज पर इंडिया के लिए कुछ अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। अभी कुछ हफ्तों कबल ही इंडिया में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की शिरकत और वहाँ उनकी जानिब से दिए जाने वाले जारहाना बयानात और मुतहर्रिक सफारती और इंडियन हुकूमत को पीछे धकेल डाला, जिसके जवाब में इंडियन वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने तमाम सिफारती आदाब और अखलाक को बालाए ताक रखते हुए बयानबाजी की थी। और अब एक बार फिर इंडिया को सिफारती महाज पर शदीद सुबकी का सामना करना पड़ा, जब 22 मई से शुरू होने वाले G20 ममालिक के इजलास में चीन जैसी बड़ी ताकत ने शिरकत से इनकार कर दिया है। ये इनकार इसलिए भी इंतहाई अहम है क्योंकि इस इक़दाम से चीन पाकिस्तान दोस्ती की पुख्तगी का एक और सबूत सामने आ गया। अहम बात यह है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को G20 टूरिज्म समिट की सदारत के लिए चुनकर यह पैगाम देने की कोशिश की थी कि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ इलाक़े नहीं है, जिसको बज़ाहिर चीन ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ा इलाक़ा है और चीन मुतनाज़ इलाक़े में किसी भी किस्म की G20 इजलासों के इनेकाद का सख्ती से मुखालिफ करता है और इजलास में शिरकत नहीं करेगा। इसके साथ साथ अभी भारत के लिए चीन के बॉयकॉट का धचका कम नहीं हुआ था कि तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब ने भी बॉयकॉट का रास्ता चुन लिया। तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र इस्लामी ताउन तंजीम के तमाम अरकान जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करने पर भारत पर तनकीद करने आए हैं और गो के पाकिस्तान G20 का रुकन मुल्क नहीं, लेकिन इसकी जानिब से भी इंडिया की ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में G20 इजलास मुनक़्क़िद करने की मुखालफत की जा चुकी है। जबकि आज ही पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर पहुँचे हैं और इंडिया को ये बावर करवा दिया है कि मुतनाज़ा इलाक़े में G20 कौन आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। एक एहतजाजी जलसा भी रखेंगे और कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हारे यकजहती का इजहार करेंगे। वो जो लोग समझते हैं एक कॉन्फ्रेंस रख के वो कश्मीर के अवाम के आवाज़ दबा सकते हैं, हम उनको गलत साबित करते हैं।
दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिफारती हज़ीमत से तवज्जो हटाने के लिए अब पाकिस्तान की जानिब भी रुख मोड़ लिया है। हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास के लिए जापान के दौरे से कबल नरेंद्र मोदी ने एक बयान में कहा कि इनका मुल्क पाकिस्तान से मामूल के और हमसाया ताल्लुकात चाहता है, ताहम इस मौके पर भी वो अपनी घिसी पिटी इल्ज़ाम तराशी से बाज न आए। इंडियन वज़ीर आज़म के बकौल दुश्मनियों से पाक साजगार माहौल पैदा करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। सिफारती मुश्किलात पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आलमी उमूर के माहिर इम्तियाज़ गुल ने। इम्तियाज़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंडिया के लिए सिफारती महाज पर नाकामी और शर्मिंदगी की एक नई सीरीज़ शुरू हुई है। अभी हालिया दिनों में बिलावल भुट्टो के शंघाई ताउन तंजीम में मुतहरक सिफारतकारी से इंडिया बैकफुट पर आ गया है। फिर G20 समिट को मकबूजा कश्मीर में मुनक़िद किया गया तो चीन ने अदम शिरकत का फैसला किया। आप क्या समझते हैं, ये कितना बड़ा सिफारती धचका इंडिया के लिए? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक है दुनिया भर के इक़्तिसादी मफादात, दूसरा है स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात। तो अगर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को देखें, उसमें किसी भी मुल्क ने भारत के साथ इख्तिलाफ राय नहीं किया है कश्मीर के मसले पे 5 अगस्त 2019 के बाद। इसके अलावा जो जहाँ तक इक़्तिसादी मफादात का ताल्लुक है, तमाम अक्सर बड़े ममालिक जो हैं वो उनके लिए 1.4 अरब आबादी वाला मुल्क भारत बहुत बड़ी मंडी है। स्ट्रेटेजिक के हवाले से अब भी आप देखें तो उनके लिए भारत इस खित्ते में रूस के चीन के मुकाबले का एक कह रहे कि पुलिसमैन है। लिहाजा उस पे मौजूदा जो G20 का टूरिज्म का वर्किंग समिट हो रहा है, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का इजलास है जो श्रीनगर में 22 से शुरू हो रहा है, यानी सोमवार के रोज से। ठीक है, उस पे ठीक है। आलमी उमूर के माहिर इम्तियाज़ गुल साहब, आप हमें ज्वाइन किया, आपने सूरत हाल पर बात की। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।